नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 राजस्थान अध्ययन का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। कल हमने किया था आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, जिसके अंदर हमने ये कुछ ऑप्शंस थे जैसे मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, इनके बारे में कुछ एक फैक्ट्स जाने थे। उन्हें मैं वापस बता देती हूँ कि जैसे प्रश्न है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो टीकाराम पालीवाल थे। फिर है मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो सर्वाधिक लंबे काल तक रहने वाले सीएम थे, मोहनलाल सुखाड़िया। फिर दिया हुआ जय नारायण व्यास, ये थे दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री या कहा जाए तो तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। और हरिदेव जोशी थी, ये 3 बार सीएम बने थे, लेकिन इन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। तो आज वाली वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की क्लास चैप्टर का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब तक जो भी हमने चैप्टर पढ़ा वो हिस्ट्री से रिलेटेड था, तो जो आज वाला चैप्टर है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो हम पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राज्य की जलवायु कैसी है? आइए हम राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। कि जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान की, वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारीय है। कि अगर जैसे देखा जाए कि ये हमारा राजस्थान है, एग्जैक्ट अभी बहुत गंदा बना है, समझ आ रहा है, पर ये ऐसे कह रहे हैं कि ये जो भाग है ये है मरुस्थलीय, और जो यहाँ पे एरिया आएगा यहाँ पे, एक मिनट, कि ये हो गया मरुस्थलीय भाग, ये है यहाँ पे पठारी भाग, ये इधर अरावली वाला क्षेत्र आएगा और ये यहाँ मैदानी क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही बताना चाह रहे हैं कि इसके दक्षिण पूर्वी में है मैदानी और उत्तर पश्चिम के अंदर है इसके मरुस्थलीय। अंतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया। क्वेश्चन कई बार सीधा आ जाता है कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 पर। किसके आधार पर? भू संरचना के आधार पर। कौन कौन से हैं वो? थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन कौन से? थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। पहले हम सबसे पहले थार मरुस्थल के बारे में जानेंगे। थार मरुस्थल के बारे में आपको बताऊं कि जो थार मरुस्थल है वो उसका कालक्रम क्या है? तो जो उसका कालक्रम है वो है प्लीस्टोसीन। क्या है इसका कालक्रम? प्लीस्टोसीन कालक्रम का है जो अपना थार मरुस्थल है, ये मरुस्थल कहा जाए तो। इसका मुख्यतः जो विस्तार है वो कई देशों में है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर भाग है वो है पाकिस्तान में और भारत के अंदर। और अगर राज्य देखे जाए कि भारत में किन किन राज्यों के अंदर है थार मरुस्थल का विस्तार, तो वो है राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, मुख्यतः इनके अंदर है। और आगे हम किताब में दी हुई बातें पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? भारत के पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। कि राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर है और अरावली तक है राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। कि अगर देखा जाए कि अगर राजस्थान का जो एरिया है उसके अंदर कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर थार मरुस्थल है, तो 61% के ऊपर थार मरुस्थल है। और जो जनसंख्या है वो 40% के ऊपर इसकी जनसंख्या है। यहाँ राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व वाला है। कि अगर देखा जाए कि जो विश्व में सभी मरुस्थल है उनमें से सर्वाधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता, और इसी कारण ये सबसे धनी मरुस्थल है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान का थार मरुस्थल है इसका जो जनघनत्व है वो है 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है राजस्थान की थार मरुस्थल का जनघनत्व। आगे दिया गया है कि बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कौन कौन से राज्य की जिले आ रहे हैं, तो वो है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं। कि ये जो मरुस्थल प्रदेश है या फिर ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला भाग है भारतीय महामरुस्थल वाला, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है कि वो हवा के साथ में अपना स्थान बदल लेते हैं, रेत के टीले।
इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। कि ये जो थे रेतीली में रेत के टीले, इन्हें या तो बालू का स्तूप कहते हैं या स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब किस किस में बांटा गया है राजस्थान के मरुस्थलीय थार मरुस्थल को? मरुभूमि में, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतःप्रवाही प्रदेशों में बांटा गया है। अब आपको कुछ एक तथ्य बता दूं रेगिस्तान से रिलेटेड, मरुस्थल से रिलेटेड, कि जो थार का मरुस्थल है, थार मरुस्थल, उससे कौन सी समवर्षा रेखा है जो दो भागों में बराबर बांटती है? तो वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कई बार ऑप्शन के अंदर ना 25 सेंटीमीटर ना आके आ जाता है 250 मिलीमीटर, तो हमें ध्यान रखना है ऑप्शन में 25 मिलीमीटर भी होगा और 250 मिलीमीटर भी होगा, तो हमें 250 मिलीमीटर हमें यूनिट ध्यान से देखनी है। अगर मिलीमीटर है तो 250 और सेंटीमीटर है तो 25 होगा, ठीक है। और दूसरा तथ्य क्या है कि एक तो ये हो गया थार मरुस्थल जो है मुख्यतः भारत के अंदर है। अब एक मरुस्थल आता है गोबी का मरुस्थल, वो है कहाँ पर? मंगोलिया में। एक मरुस्थल आता है अट्टाकामा मरुस्थल। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली के अंदर है अट्टाकामा मरुस्थल। अब मरुस्थल के अंदर कई पर्व मनाए जाते हैं, कई महोत्सव मनाए जाते हैं। तो एक आता है थार महोत्सव। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर के अंदर। कहाँ मनाया जाता है थार महोत्सव? बाड़मेर में मनाया जाता है। एक आता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव मनाया तो जाता है जनवरी फरवरी के अंदर। कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी में। और कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। और अब एक और महोत्सव आता है जिसका नाम है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव। अब हम जानते हैं कि मारवाड़ के अंदर मुख्यतः कौन सा जिला आता है? वो आता है जोधपुर। तो जो मारवाड़ महोत्सव है वो मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर जिले में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह में मनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो थार मरुस्थल है वहाँ पर सीज की SEEZ यानी कि सोलर एंटरप्राइजेज इकोनॉमिक जोन, क्या है? सोलर एंटरप्राइजेज इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है, जो कि किन जिलों में है? जोधपुर में है एक, जोधपुर में, जैसलमेर में, और कहाँ पर है? बाड़मेर में। इन 3 जिलों में है सीज। और एक मरु त्रिकोण भी आता है। मरु त्रिकोण कौन कौन सी जगह पर है? मरु त्रिकोण है जैसलमेर में, मरु त्रिकोण है जैसलमेर और बीकानेर, जोधपुर। पहले तो ये 3 थे, अब इसमें बाड़मेर भी जोड़ दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है या कहा जाए जो थार मरुस्थल है, उसे कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है? तो उसे 25 समवर्षा रेखा बांटती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है, तो राजस्थान को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर समवर्षा बांटती है और जो थार मरुस्थल है उसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा बांटती है। चलो अब हम आगे चलते हैं अरावली पर्वत क्षेत्र के अंदर। 1 मिनट। जस्ट ए मोमेंट। अरावली पर्वत। अरावली पर्वत में हम क्या पढ़ते हैं? राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वत का विस्तार है। कि जो थार मरुस्थल था वो तो राजस्थान के कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर था? 61% एरिया था। और इसमें जनसंख्या कितनी थी? 40% थी। अब जो अरावली पर्वत है वो कितने एरिया के ऊपर है? वो है तो 9% एरिया पर, और उस पर जो जनसंख्या है वो है 10%। एक इसमें बात बताई गई है कि अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कि ये है यहाँ पे उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। 1 मिनट। यहाँ पे है पश्चिम। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम से, यानी कि यहाँ से लेके किधर? उत्तर पूर्व की ओर। मतलब इसका विस्तार ये राजस्थान के अंदर इस स्थिति के अंदर है अरावली पर्वतमाला। और अगर देखा जाए कि राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है, तो राजस्थान में सिरोही जिले से एंटर करती है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर के दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। तो इसकी पूरी लेंथ कितनी है? 692 किलोमीटर। शुरू कहाँ से हो रही है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, और ख़त्म हो रही है ये दिल्ली के अंदर रायसीना हिल्स पर। रायसीना हिल्स के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है वो स्थापित है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति भवन है वो राजस्थान से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है कि जो अरावली पर्वतमाला है ना, उसका 80% भाग राजस्थान में, 80% भाग यानी कि लगभग 550 किलोमीटर जो है वो राजस्थान के अंदर ही है अरावली पर्वतमाला। तो इस प्रकार, और जो रायसीना हिल्स पर यह है राष्ट्रपति भवन। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति राजस्थान से संबंधित है।
और क्या बात बताई है इसने, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान के अंदर ये प्रवेश कर रही है सिरोही से। कहाँ से प्रवेश कर रही है? सिरोही से। और जो इसका अंतिम छोर है राजस्थान में वो क्या है? खेतड़ी। कौन सा छोर है इसका राजस्थान में अंतिम? वो है खेतड़ी, जो कि कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। कहाँ है? झुंझुनू में। आगे हम पढ़ते हैं। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, और मुख्यतः जो इससे खनिज प्राप्त होता है वो कौन से खनिज हैं? धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं इससे। कौन से? धात्विक खनिज। और आगे, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, कि जैसे ये राजस्थान है, लेट इट बी राजस्थान, इस तरफ क्या है? मरुस्थल है, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, तो ये इसके इस तरफ के प्रसार को रोकती है कि यहाँ अरावली पर्वतमाला आ गई, इस कारण जो यहाँ पे मरुस्थल है वो पूर्व दिशा में नहीं विस्तृत होगा उतना। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कराती है, कि जो अरावली पर्वतमाला है ना वो मानसून को रोकती है, और जो पूर्व यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है तो इस एरिया में यानी कि पूर्वी में और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती है। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती ना तो राजस्थान जितनी वर्षा अभी हो रही है उतनी भी नहीं हो पाती। अरावली पर्वतमाला जो मानसूनी हवाओं की दिशा होती है उसी दिशा के समानांतर है, इस कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। इन्हीं कारणों से, और अब इस कारण से कहाँ क्या हो रही है, कहाँ वर्षा होती है? पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में। तो इन्हीं कारण से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे कहा जाता है अरावली को? राजस्थान की जन जीवन रेखा, तो वह है अरावली। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। गुरु शिखर है माउंट आबू सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। और कई जगह पर इसकी जो ऊंचाई है वो 1727 भी आती है। तो ऑप्शन में अगर 1722 ना हो तो हमें 1727 उत्तर करना है। अब गुरु शिखर के बाद में कौन कौन सी आती है? तो सबसे ऊपर सबसे ऊंची तो है गुरु शिखर, फिर है शेर, उसके बाद में आती है दिलवाड़ा, उसके बाद में है जरगा, और इसके बाद में आती है अचलगढ़। तो क्रम इस हिसाब से रहता है। जो टॉप 5 हैं उच्चतम शिखर वो है ये गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। आगे पढ़ते हैं। ये अब देखो, ये हमें राजस्थान का मैप दिखाया गया, तो इसमें क्या दिखाया गया है? ये हमें दिखाया गया है इसके भौतिक प्रदेश। तो हमने पढ़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो मरुस्थलीय प्रदेश को तो पहले इन्होंने बांटा 2 भागों में, एक तो शुष्क मरुस्थलीय और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। जो शुष्क मरुस्थलीय से 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। जो बालू का स्तूप मुक्त है ना वो लगभग कितना प्रतिशत है? वो है 41.5%। सिर्फ इतना जो मरुस्थल है वो ही बालू का स्तूप मुक्त है, और जो बालू का स्तूप युक्त है वो है 58.5%। कई जगह पे इन्हें 60-40 में भी दिखाया होता है। और जो अर्ध मरुस्थलीय राजस्थान है उसे किस किस भागों में बांटा गया? उसे बांटा गया घग्गर का मैदान में, फिर है शेखावटी प्रदेश में, इधर आ जाएगी नागौरी उच्च भूमि, और इधर आ जाएगा लूणी बेसिन। फिर ये यहाँ पर आ गई अपनी अरावली, ये अरावली आ गया एक, ये आ गया हमारा चंबल का मैदान, बनास बेसिन, माही का मैदान, हड़ौती का पठार, विंध्यन कगार भूमि। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें जो दिया गया है वो है पूर्वी मैदान। तो हम पूर्वी मैदान को पढ़ेंगे। पूर्वी मैदान राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। किस किस से? चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाती है। और ये जो बीहड़ होता है ना, इन्हें डाकुओं के शरणस्थली कहते हैं। एक लाइन आती है डांग की रानी। किसकी रानी? डांग की रानी। तो डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं करौली को। किसे कहते हैं? डांग की रानी करौली को कहते हैं, और डाकों की शरणस्थली कहते हैं बीहड़ को। इस क्षेत्र में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो तो 40% निवास करती है, और ये कितना प्रतिशत एरिया पर है? तो ये 23% एरिया पर है। वापस बता दूं,
ये मैं आपको सारे एरिया वापस बता देती हूँ। यहाँ पहले एरिया लिखती हूँ कि जो मरुस्थल है वो कितने एरिया पर है, वो 61% एरिया के ऊपर है और इसकी जनसंख्या कितनी है, 40% है मरुस्थल में। फिर आता है अरावली, तो अरावली जो है वो 9% एरिया पर है, इस पर जो जनसंख्या है वो 10% है। फिर है पूर्वी मैदान, ये है 23% एरिया के ऊपर और इस पर जो जनसंख्या है वो है कितनी, लगभग 40%। अब एक और पार्ट रहता है, उसका नाम क्या है, हाड़ौती पठार, तो उस पर लगभग वो 7% क्षेत्रफल पर है और उस पर जो जनसंख्या है वो लगभग 11% है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से। फिर आगे लाइन आई हुई है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण से 56 का मैदान कहते हैं। तो 56 का मैदान यदि पूछा जाए कि कहाँ पर है, 56 का मैदान का है डूंगर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही के मैदान के रूप में जानते हैं। 56 गांवों का समूह है, 56 नदी नालों से निर्मित है। अब अगली जो बात आती है वो आती है दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार कहा जाता था, कि जो हाड़ा वंशी चौहान थे ना, वो यहाँ पर रहते थे, इस कारण इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को राजस्थान के लगभग 7% भाग में फैले हैं और जनसंख्या कितनी, यहाँ पे लगभग 11% जनसंख्या है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। ये लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। ये उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, काली मिट्टी या फिर इसे रेगुर मिट्टी भी कह देते हैं, यहाँ पे रेगुर मिट्टी भी मिलती है। और इसका जो ढाल है वो कहाँ से है, दक्षिण के उत्तर की ओर है, मतलब इसका इस तरफ ढाल जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। और ये यहाँ पे बात आएगी कि लावा से निर्मित है, तो ये किसे, गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा बना था ना उसकी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मरुस्थल है वो किस कालक्रम का था, प्लिस्टोसिन का था। तो जो हाड़ौती पठार है वो किस कालक्रम का है, क्रिटेशियस। लिख देती हूँ किस कालक्रम का है, क्रिटेशियस। हाड़ौती का पठार क्रिटेशियस कालक्रम का है। आगे हम पढ़ते हैं, राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया पठार। उड़िया पठार जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार, उदयपुर एवं राजसमंद में भोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेसा का पठार, और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वो इस मेसा के पठार पर ही है। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार के बारे में एक बात और बता दूं कि ये जयसमंद झील के पूर्वी भाग के अंदर है ये लसाड़िया का पठार। आगे हम पढ़ते हैं जलवायु एवं ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां हैं तो वो 5 प्रकार की, और ये देश का एकमात्र ऐसा है जहाँ पे 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां हैं। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भूभाग में शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। कि क्या बताया इसने कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन सी है, शुष्क है एक और एक अर्धशुष्क है, शुष्क है और एक अर्धशुष्क है। और जो पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिले हैं वहाँ पे कौन सी है, उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो अभी मैं आपको ऊपर मैप में बता दूं कि चलो यहीं पर ऐसे दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, ये बता दिया इन्होंने, यहाँ दिखा देती हूँ कि ये जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर 2 मिल रही है। यहाँ पे इधर मिलेगी शुष्क, इस पार्ट में मिलेगी अति शुष्क, सॉरी अर्धशुष्क, यहाँ मिलेगी आर्द्र। अरावली वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया उप आर्द्र, और ये जो दक्षिणी है वो कौन सा हो गया, अति आर्द्र। आगे हम पढ़ते हैं, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। कहाँ की औसत वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है, किस जिले में होती है, झालावाड़ में होती है। और अगर कोई स्थान पूछा जाए तो वो माउंट आबू है। जलवायु की औसत वहाँ पे कितनी सेंटीमीटर होती है, माउंट आबू में वहाँ पे 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है एवरेज।
जलवायु के औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। अब यहाँ देखो, ये मैंने मैप के आधार पे आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। राजस्थान में कितनी ऋतुएं हैं? 3। कौन सी? ग्रीष्म जो कि मार्च से जून तक है, वर्षा जो जुलाई से सितंबर तक है, और शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक है, जो अभी चल रही है। फिर हम पढ़ते हैं पहले ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। लगभग कितना रहता है? 30 से 40 डिग्री से ज़्यादा। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान जो है 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कौन कौन से जिलों में? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर में। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है। अतः मरुस्थल के इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में तापमान कम हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो दिन में सूरज होता है तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, रात को सूरज नहीं होता, चंद्रमा होता है जो शीतलता देता है, तो रात में वो तापमान उसका कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक हो जाता है। इस कारण क्या हो जाता है? दैनिक और वार्षिक तापांतर भी अधिक हो जाता है। अब मैं आपको कुछ एक फैक्ट बताती हूँ। क्या फैक्ट है वो? अब जैसे कि फैक्ट है कि राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा स्थान है? 1 मिनट, तो वो है फलोदी। राजस्थान में सबसे गर्म स्थान है कौन सा? फलोदी है। और राजस्थान में सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू है। ये फलोदी कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर है। अब अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पर है, तो वार्षिक सर्वाधिक तापांतर कहाँ है? चूरू के अंदर है। और वार्षिक न्यूनतम तापांतर कहाँ पर है? वो बांसवाड़ा के अंदर है। वार्षिक न्यूनतम तापांतर है बांसवाड़ा में, वार्षिक सर्वाधिक तापांतर है चूरू के अंदर। अब दैनिक सर्वाधिक तापांतर कहाँ पर होगा? जैसलमेर में। दैनिक सर्वाधिक तापांतर कहाँ है? जैसलमेर में। और न्यूनतम दैनिक तापांतर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। वापस बता देती हूँ, चूरू में है सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, बांसवाड़ा में है न्यूनतम वार्षिक तापांतर, जैसलमेर में है सर्वाधिक दैनिक तापांतर, डूंगरपुर में है न्यूनतम दैनिक तापांतर। आगे हम जानते हैं, ये देखो इसमें एक बात बताई है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति कितनी होती है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब हम देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में ही होती है। लगभग इसी ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। कि जो मानसून शुरू होता है राजस्थान में, वर्षा ऋतु मानसून जो है वो लगभग जुलाई से सितंबर के बीच में ही सारी वर्षाएं हो जाती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। ज़्यादा वर्षा कौन सी शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में ही होती है। बंगाल की खाड़ी से हो रही है पूर्वी में, और जो अरब सागर का है उससे कहाँ पर हो रही है? दक्षिणी में। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, जिससे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे कम वर्षा सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़, और सबसे कम वर्षा हो रही है जैसलमेर में। कितनी? लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, कई बार इससे भी कम होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वो है माउंट आबू। मैंने बताया था कितनी हो रही है यहाँ पे औसत वर्षा? 150 सेंटीमीटर हो रही है। राजस्थान, और इसे राजस्थान का बरखोयांश भी कहते हैं। किसे? माउंट आबू को। राजस्थान का बरखोयांश किसे कह रहे हैं? माउंट आबू को कह रहे हैं राजस्थान का बरखोयांश। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। कहाँ से कहाँ? कि ये क्या हो गया? उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो ये वर्षा की दिशा क्या बता रहा है? ये वर्षा की दिशा बता रहा है उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है दक्षिण पूर्वी भाग से। मतलब जो वर्षा कम हो रही है वो ये दिशा है। कौन सी दिशा है वर्षा कम होने की? ऐसे वर्षा जो है वो कम हो रही है। आगे चलते हैं। अरावली से पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कि ये राजस्थान है, ये अरावली है, तो ये यहाँ पे लगभग 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तो इधर जो है वो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, और पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम समवर्षा रेखा होती है। आगे है शीत ऋतु।
तो आपको एक बातें और बता दूं कि जो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून आता है ना, वो तो आता है अरब सागर की शाखा से। किससे? अरब सागर की शाखा से आता है राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून। लेकिन सर्वाधिक जो होती है वर्षा वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है सर्वाधिक वर्षा। और अगर पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी से सर्वप्रथम कहाँ पर वर्षा होती है, तो वो कौन सा जिला है? वो है झालावाड़। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से सर्वप्रथम वर्षा होती है झालावाड़ में। अरब सागर से राजस्थान में सर्वप्रथम जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? बांसवाड़ा में। कहाँ होती है? बांसवाड़ा के अंदर सर्वप्रथम वर्षा होती है। चलिए आगे चलते हैं। शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता है। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत की अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। माउंट आबू में एक माता है अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवनें चलती है। उत्तर भारत में आने वाली शीतलहर के प्रभाव से आने से बहुत ठंड बढ़ जाती है। क्या दिया हुआ है? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। और ये जो मावट होती है ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। तो ये जो मावट या पश्चिमी विक्षोभ है ये कहाँ से, कौन से चक्रवात कहाँ से उठ रहे हैं? ये भूमध्य सागर से उठ रहे हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ होता है। आगे है अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। अकाल में क्या होता है? मनुष्य के लिए, पशु पक्षियों के लिए अनाज की कमी हो जाती है, पेयजल की कमी हो जाती है, चारा खत्म और पानी खत्म, लगभग कम हो जाता है। कम वर्षा यहाँ के जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी शब्दावली। एक और बात बता दूं, जैसे कि हमने हाड़ौती के बारे में पढ़ा था, हाड़ौती पठार के बारे में, तो उसके अंदर मैं आपको सीधा ही बता देती हूँ कि जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ा चौहानों के कारण पड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मेनली एरिया आ जाता है। तो जो एक प्रश्न आ जाता है कि जो महारावल उपाधि है, क्या महारावल उपाधि, महारावल उपाधि कहाँ के राजा यूज़ करते थे? तो वो कहाँ के यूज़ करते थे? कोटा बूंदी के जो राजा थे वो यूज़ करते थे। कौन थे वो? हाड़ा चौहान और थे। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? शब्दावली करते हैं। तो पहली शब्दावली है बंजर। बंजर का मतलब है अनुपजाऊ, या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो इनफर्टाइल। बीहड़ या उत्कांत भूमि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि, जो कि राजस्थान में बीहड़ है, उसे कहते हैं डाकुओं की शरण स्थली, और जो डांग की रानी कह रहे हैं करौली को। समवर्षा रेखा, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोहाइट, ISOHYT। समवर्षा रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। मीनिंग क्या है इसका? मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। फिर है मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। अपर्दन का अर्थ है जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना, यह है अपर्दन। अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? कि इनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान में स्थित नहीं है? तो अरावली है, थार मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है, हिमालय पर्वत नहीं है राजस्थान में, तो इसका उत्तर होगा हिमालय पर्वत। दूसरा है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और जो कंचनजंगा है, जरगा जी है, गुरु शिखर, ये बचे 3 ऑप्शन। तो जो सबसे ऊंची है वो है गुरु शिखर। कितनी हाइट है इसकी? या तो ऑप्शन में आएगा 1722 या फिर आता है 1727, ठीक है। या फिर गुरु शिखर के बाद में कौन सी आती है? शेर के बाद में आती है, मैं आपको हाइट का पूरा क्रम लिख देती हूँ। तो जो सबसे पहले आ रही है वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में आ रही है शेर के बाद में है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में आ रही है जरगा, और जो जरगा के बाद में आ रही है वो है अचलगढ़। ये है 5 प्रमुख। फिर अगला ब्लैंक है कि चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है वो किसके कारण? मृदा अपर्दन के कारण।
और इसे क्या कह रहे हैं, बीहड़ कह रहे हैं। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसे क्या कहलाता है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख के भेजें। तो जो हमारा चैप्टर है वो आज यहीं समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे चैप्टर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर में कुछ समझ आया, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।